हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उनके फैक्टर्स क्या है। सेकंड जो आपके सिलेबस में टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। जब हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कई सारे कंपोनेंट्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का कंसेप्ट है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है इसको हम समझेंगे, बट इससे पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें मैं आपको यहाँ पे एलेबोरेट कर देना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड नंबर पे है इकोनॉमिक पॉलिसी, थर्ड नंबर पे है इकोनॉमिक कंडीशन। और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में 4 सब कैटेगरीज हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और चौथा है कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में भी 4 सब कैटेगरीज हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा मिक्स्ड सेक्टर और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो फर्स्ट पॉइंट पर है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो हम आज पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर ए पे फोकस करेंगे इस वाले में, और फिर आगे के लेक्चर्स में हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है सोसाइटी का या गवर्नमेंट का, वो सिस्टम जिसमें कि जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम जिसमें कि सोसाइटी मतलब समाज और जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज हैं या जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, तो आपकी जो भी जियोग्राफिक लोकेशन है या जो रीजन है, कंट्री हैं, उनमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्या इस चीज़ से मतलब है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे आपके आसपास जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो क्या हुआ, इट मीन्स कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो हर एक फैक्टर जिससे कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्शन, पर्टिकुलर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले तो होता है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ये 4 चीज़ किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, ये 4 चीज़ को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो ये 4 चीज़ आपको यूज़ करनी ही करनी पड़ती हैं। इन्हीं चारों चीज़ों से आपका इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट होता है या इकोनॉमिक सिस्टम इन्हीं 4 चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब से आपने क्या समझा कि ये एक ऐसा मीन्स है जिससे कि सोसाइटी और जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे रिसोर्सेज को, जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, अक्रॉस जियोग्राफी, रीजन और कंट्री। देश भर में या जो जिस रीजन में आप काम कर रहे हो उसमें सब पूरे क्षेत्र में रिसोर्सेज को, सर्विसेज को और अवेलेबल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और ऑर्गेनाइज करना। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम बताया, पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो देखिए कैपिटलिज्म काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैपिटलिज्म का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन विशेषता है वो है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनी। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके प्रोडक्शन है, वो कि एक प्राइवेट ओनर के द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन करी जाती है। कैपिटलिज्म का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का जो रोल होता है कैपिटलिज्म में काफ़ी लिमिटेड होता है। और इसमें जो मैनेजमेंट होता है, उसका पूरा जो कंट्रोल मेजर होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के पास में या इंडिविजुअल के पास में होता है। गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इसमें लिमिटेड होता है कैपिटलिज्म के अंदर में। तो इसीलिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है इसको लिबरल इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो काफ़ी कम होता है।
और इसीलिए इसको फ्री मार्केट भी बोलते हैं। और इसी फ्री मार्केट की वजह से आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी सप्लाई करनी है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप डिमांड भी कहीं ना कहीं कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्टली इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक भी बोलते हैं। मोनोपोली बोलते हैं मतलब कि आपका पूरा एकाधिकार है इस पूरी इकोनॉमी पे, इस पूरे कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है हिंदी में पूंजीवादी। तो इसमें जो पूंजी लगा रहा है, मतलब जो व्यक्ति, जो कंपनी, जो इंडिविजुअल इसमें अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पूरा मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करता है। गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि एज वी सेड अर्लियर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन करेंट ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे कि यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, जापान, सिंगापुर, ये सारे क्लासिक एग्जाम्पल हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। यहाँ पे बहुत सारा पैसा जो है वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टी होल्ड करती है। इसके कुछ फीचर है। फीचर में सबसे पहले फीचर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये है कि इनमें जो भी राइट होता है, अधिकार होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार होता है, मतलब एक प्राइवेट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। अब यही तो इसेंस है कैपिटलिज्म का, मतलब पूंजीवादी का यही तो इसेंस है कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड की जाती है। मतलब जो अधिकार होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी सिस्टम को, किसी भी बिजनेस को शुरू करने का, वो एक प्राइवेट पर्सन के पास में होता है। जो भी उसकी फैक्ट्री है, जो मशीनरी है, जो प्लांट्स वो लगा रहा है, वो सारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी करी जाएगी और वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के अंडर में काम करेगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। द 3 थिंग्स कवर्ड अंडर दिस राइट आर, मतलब वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ हैं जो कि इस राइट के अंडर में कवर होती हैं। वो क्या है? एवरी इंडिविजुअल कैन एक्वायर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कितने भी अमाउंट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, वो टोटली उसके चॉइस के ऊपर में है। ही कैन यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ एज ही विशेज़, वो अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो चाहता है। मतलब जो भी वो प्लांट, मशीनरी लगा रहा है या फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर रहा है, उसको अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकता है। और ही हैज़ ऑल्सो ही ऑल्सो हैज़ अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उसको इसका इनहेरिटेंस का भी राइट है। मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आगे अपने जो भी बच्चे हैं, जो भी होने वाले हैं, वो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। अब चौथा क्या है कि सो ही कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज 4 फादर्स। अब ये क्या है कि कोई भी बंदा जब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इट मीन्स कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो तो किसी और से ले रहा है। मतलब सपोज़ करो ए ने अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र किया, तो बी को तो ये इनहेरिटेंस में मिली ना। या आप समझो कि ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, तो डी को तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल रही है ना, मतलब उसके बाप दादा के दादा के दादा की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की बात को सपोर्ट करती है। तो ये पॉइंट एक है और ये तीनों पॉइंट एक है। जो ये 3 थिंग्स लिखा हुआ है ना वो ये चीज़ है। या मैंने ABCDE कर दिया हुआ है, लेकिन इनहेरिटेंस ये एक ही चीज़ है। एंड ही कैन ऑल्सो पास इट ऑन टू हिज सक्सेसर ऑन हिज डेथ, कि अपनी वो मृत्यु के उपरांत वो अपनी प्रॉपर्टी को आगे भी ट्रांसफ़र कर सकता है, जो बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। इसने अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त की ए से। ए कौन थे? इनके दादा के, मतलब इनके पिताजी के पिताजी के इनके पिताजी, मतलब ये परदादा, मतलब इनहेरिटेंस से उस प्रॉपर्टी को करना। और इनको ये अधिकार है कि इस प्रॉपर्टी को ये आगे भी अपने सक्सेसर को अपनी मृत्यु के उपरांत अपने आगे की जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 1, 2 एंड ये इतना 3 है। ये एक्चुअली में C पॉइंट है, इसको मैंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करने के लिए अलग लाइन में तोड़ के लिखा था। नेक्स्ट है प्राइस मैकेनिज़्म। अब ये प्राइस मैकेनिज़्म क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, तो ये पूरी तरीके से आप अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। अब कैसे कंट्रोल करोगे ये? क्यों इसमें देखो लिखा हुआ है कि प्राइस मैकेनिज्म इज लाइक एन इनविजिबल हैंड दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड देन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड will determine the prices and the level of production in the economy। अब जितनी आपकी सप्लाई होगी उतना आपका डिमांड होगा, या सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको आप निर्धारण कर सकते हो। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसके प्राइस को बढ़ा दो, डिमांड कम आ रही है तो आप उसके प्राइस को घटा दो। तो प्राइस का जो मैकेनिज्म है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में टोटली इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है। प्रॉफिट मोटिव की बात कही जा रही है,
तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काफ़ी प्रॉफिट मोटिव होती है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यही चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रॉफिट हो, मतलब मैक्सिमाइज़ कर सके वो अपने प्रॉफिट को। अब इससे क्या होता है कि दिस ऑल्सो इंड्यूसेस हेल्थी कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंपनी के, किसी भी देश के आर्थिक सिचुएशन में, आर्थिक सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा बना रहता है। ज़्यादा प्राइस होएगा तो क्या होगा कि जब बहुत सारे लोग, जब प्रॉफिट मोटिव पे आप काम करना शुरू करोगे तो किसी भी प्रोडक्ट के आपने प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया। अब एक दूसरा कॉम्पिटिटर आकर के खड़ा हो जाएगा जो कि सेम प्रोडक्ट देगा, कम प्राइस में देगा, तो ये हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। फिर ऐसे एक और कॉम्पिटिटर आएगा, वो उससे भी कम प्राइस में आपको वही सामान देगा, तो एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना रहेगा। फिर जो पहला वाला बंदा रहेगा ये अपनी फीचर में कुछ चेंज करेगा, जो चेंज ये फॉलो नहीं कर रहा है या ये सेकंड पार्टी फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा कि प्रोडक्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन का इन्वायरमेंट हमेशा आपके कंट्री में, इकोनॉमी में बना रहेगा। फिर है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू मेक हिज ओन इकोनॉमिक चॉइसेस। हर एक इंडिविजुअल फ्री है, बिना किसी इंटरवेंशन के वो अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस को ले सकता है। उसके लिए उसको किसी भी गवर्नमेंट के पास में जाकर के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। इसमें कंज्यूमर भी इंक्लूड होते हैं और प्रोड्यूसर भी इंक्लूड होते हैं। अब इसमें प्रोड्यूसर फ्री है टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज। प्रोड्यूसर को जो भी प्रोड्यूस करना है वो फ्री है, जो भी वो गुड्स या जो भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहता है। और कंज्यूमर भी इसमें फ्री रहता है कि उसको वो बाय करना है, जो भी उसको डिज़ायर है बाय करने के लिए। उसके पास में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको इसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही सामान लेना है या इसी आदमी से ही लेना है। तो फ्रीडम होता है इस तरीके की सिचुएशन में, मतलब कैपिटलिज्म में पूरी तरीके से इकोनॉमी में फ्रीडम रहता है। कंज्यूमर भी फ्री रहता है और प्रोड्यूसर भी फ्री रहता है। जिसको सामान यूज़ करना है वो भी फ्री है कि हमको कितना सामान इस पर्टिकुलर ब्रांड का लेना है, और जो प्रोड्यूसर है भाई वो भी अपने हिसाब से, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट का कि भाई आपको इतना यूनिट का प्रोडक्शन करना ही करना है, भले उसकी डिमांड हो रही हो या नहीं हो रही हो। तो ये बेसिकली ये फ्रीडम जो है काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कि इंटरप्राइज यूज़ करती है। इसके कुछ मेरिट्स हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी के। क्या मेरिट्स हैं? पहला तो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो काफ़ी इंसेंटिवाइज्ड प्रोड्यूस करते हैं सामान को। मतलब इंसेंटिवाइज प्रोड्यूस करते हैं का मतलब क्या हुआ कि वो बेस्ट गुड्स और बेस्ट सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव, और साथ में क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनको होल्ड भी करना है। तो प्रॉफिट मोटिव है तो ज़रूर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को वो अच्छे क्वालिटी की होगी, तभी तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तभी तो आप एक इंसेंटिवाइज्ड वे में अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, बढ़ा पाओगे, अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे तभी तो लोग उसको यूज़ करेंगे। दूसरा इसका मेरिट क्या है कि जो इकोनॉमी की कंडीशन, मतलब इकोनॉमी जो ग्रोथ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफ़ी फास्टर हो जाती है, काफ़ी हायर हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो अपने सामान मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जितने भी वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे सामान वो लेके आएंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा लोग उनके सामान को बाई करेंगे, परचेज़ करेंगे, तो उनको प्रॉफिट अर्न होगा। तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है कि उनको कोई पर्टिकुलर गुड्स ही बनाना है या पर्टिकुलर सर्विस ही बनानी है। जो चीज़ वो नहीं बनाना चाहते वो नहीं बनाएंगे, जो चीज़ वो बनाना चाहते हैं वो चीज़ वो बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर इज़ नो प्रेशर टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज इफ़ दे डू नॉट विश टू डू सो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक के लिए वो किसी भी गुड्स या सर्विस को ऑफर नहीं करना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि इसमें इनका लॉस है तो बेशक दूसरे प्रोडक्ट पे स्किप कर सकते हैं, दूसरा चीज़ वो बना सकते हैं। तो ये मेरिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, और उनका प्रॉफिट मोटिव भी बना रहेगा इसके साथ में। तीसरा पॉइंट ये है कि सिंस ऑल द रिसोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्टिव मैनर। क्योंकि सारे जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपके एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये किसी प्राइवेट ओनरशिप के अगर हाथ में है, प्राइवेट बंदे के हाथ में है, तो वो उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करेगा, उसको मिसयूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इसके पीछे पैसे लगाए हुए हैं। हम अपने जब किसी चीज़ में अपने खुद के पैसे लगाते हैं ना, तो उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम प्रोडक्टिव
मतलब प्रोडक्टिविटी कर सके, इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, मतलब जितने भी संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरिट है। फिर चौथा है कि कंज्यूमर ऑल्सो बेनिफिट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंज्यूमर को भी बहुत बेनिफिट होता है। कैसे ये बेनिफिट होता है? क्योंकि उनके पास में ना चॉइस होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज को चूज़ कर सकते हैं जो भी उनको बाय करना है। वो फोर्सफुल नहीं है कि उनको यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करना है, क्योंकि ABCD, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन है तो n नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो उनके पास में चॉइस है हर प्रोडक्ट के कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि कंपटीशन हाई हो जाता है, प्रोड्यूसर भी काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो बेस्ट प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में और लार्ज क्वांटिटी को लेकर के आए, रीज़नेबल प्राइस में वो दे, तभी तो कस्टमर बाय करेगा। तो कस्टमर के हिसाब से भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में रोल प्ले करती है। पांचवा है कि कैपिटलिज्म काफ़ी प्रमोट करती है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के पास भी चॉइस है कि वो A B C या D प्रोडक्ट को वो चूज़ करे, प्लस प्रोड्यूसर को भी ये चॉइस है जो भी वो गुड्स अच्छा बना सकता है या जो भी सर्विसेज वो अच्छी दे सकता है, वो बिल्कुल उन्हीं सर्विसेज को, उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करे। तो कैपिटलिज्म इस तरीके से काम करता है। छठा पॉइंट क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? कि ये इंसेंटिव इसमें बहुत अच्छा होता है और ये टेक्नोलॉजिकल और इसमें R&D, मतलब काफ़ी इन सब चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है। देयर इज़ अ इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड R&D डेवलपमेंट। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो या टेक्नोलॉजिकल आप रिसर्च करना चाहते हो तो इनमें आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप कैपिटलिस्ट हो, आप लिमिटेड आपके पास में कैपिटल है, या आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को गवर्नमेंट भी काफ़ी इंसेंटिवाइज करती है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है। सातवां है वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर डिग्री ऑफ इफिशिएंसी एंड इनोवेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देन एनी अदर इकोनॉमी। दूसरी जितनी भी इकॉनमी है उनकी तुलनात्मक अगर आप कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी इफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है। इनोवेशन कैसे होता है? क्योंकि इसमें ना प्रॉपर R&D होता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होती है। क्यों? अगर आप मार्केट में रिसर्च नहीं करोगे, कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं, जो उनके प्रेफरेंसेज हैं, उनके जो चॉइस हैं, उनके लिए अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो क्या होगा कि कस्टमर जो है वो भागने लगेंगे। तो इसलिए आपको इनोवेटिव रहना पड़ता है, इसमें आपको क्रिएटिव रहना पड़ता है। इसलिए आप इफ़िशिएंट तरीके से, प्रभावी तरीके से आप मार्केट में रिसर्च करते हो और इसीलिए इसमें हायर डिग्री ऑफ इफ़िशिएंसी होती है क्योंकि इसमें इनोवेशन की बात हो रही है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो होती है वो दूसरी इकॉनमी की तुलनात्मक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, ज़्यादा इनोवेटिव होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी किस तरीके से काम करती है। और नेक्स्ट के लेक्चर में हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर के जो और टाइप्स थे, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम जो पहला आपका टाइप था उसके अंदर का पहला पॉइंट था कैपिटलिस्ट इकॉनमी। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट इकॉनमी, जो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।